9 अगस्त 2024 ब्राजील की एक लोकल एयरलाइन वोपास लिन्हास की फ्लाइट 2283 को मुख्तलिफ वीडियोज में आसमान से भयानक अंदाज में गिरते हुए देखा गया। ATR 72-500 नामी ये जहाज एक ब्राजीलियन पैसेंजर एयरक्राफ्ट था जो कैस्कावेल से साओ पाउलो की जानिब जा रहा था, लेकिन लैंडिंग से सिर्फ चंद मिनट पहले ही ये हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स की जान चली गई। ये न सिर्फ 2011 के बाद ब्राजील का पहला खतरनाक क्रैश था, बल्कि ब्राजील की एविएशन हिस्ट्री में भी इसको घातक माना जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जहाज फ्री फॉल करता हुआ किसी कटी हुई पतंग की तरह आसमान से गिर रहा है। वीडियो रिलीज होने के बाद एविएशन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वालों के बीच खौफ की एक लहर दौड़ चुकी है, क्योंकि चाहे कोई भी एयरक्राफ्ट हो, वो कभी भी फ्री फॉल करता हुआ नीचे नहीं आ सकता। हमेशा जहाज ग्लाइड करके नीचे आता है। तो फिर आखिर वजह क्या बनी? इस बारे में तो अथॉरिटीज की जानिब से इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी गई है, लेकिन क्रैश से चंद मिनट पहले ऐसा क्या हुआ जो शायद इस हादसे की वजह हो सकती है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, वोपास लिन्हास ब्राजील की एक लोकल एयरलाइन है जो ज्यादातर डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस को कवर करती है। इनके पास 8 ATR 72-500 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से एक 9 अगस्त को क्रैश हो गया। ATR 72 में 2 टर्बो प्रॉप इंजन पाए जाते हैं और इसके नाम में नंबर 72 इसकी सीटिंग कैपेसिटी को जाहिर करता है। इसको फ्रांस और इटली में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर ATR की जानिब से बनाया गया, जबकि इस कंपनी में एयरबस का भी 50% शेयर है, जो अपनी टेक्नोलॉजी को ATR के साथ शेयर करता है। फ्लाइट 2283 का ATR 72-500 14 साल पुराना था, जिसको 2022 में वोपास लिन्हास ने इंडोनेशिया की पेलिटा एयर सर्विस से खरीदा था। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि ये एयरलाइन ज्यादातर सिर्फ लोकल डेस्टिनेशंस पर ही ऑपरेट करती है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड के मुताबिक 9 अगस्त 2024 सुबह 9:06 पर ये साओ पाउलो से टेक ऑफ हुई और इसकी मंजिल 700 किलोमीटर वेस्ट में कैस्कावेल तक थी। इसका ये ट्रिप तो बिल्कुल ठीक ठाक गुजर गया। इसने 2 घंटे 11 मिनटों के बाद सुबह 11:17 पर कैस्कावेल में खैर खैरियत से लैंड कर लिया। फ्लाइट ऑलरेडी अपने शेड्यूल्ड टाइम के हिसाब से लेट थी और इसको कैस्कावेल से पैसेंजर्स लोड करके वापस साओ पाउलो भी जाना था। इसी वजह से अनलोडिंग के बाद जल्दी साफ सफाई का काम हुआ और ठीक 41 मिनट्स के बाद इसने कैस्कावेल से वापस साओ पाउलो जाने के लिए टेक ऑफ किया। जहाज में टोटल 57 पैसेंजर्स और पायलट समेत 4 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। 61 साला अम्बेर्टो डी कंपोस फ्लाइट कैप्टन थे। 35 साला डेनिलो सेंटोस फर्स्ट ऑफिसर और 2 फीमेल केबिन क्रू भी मौजूद थी। टेक ऑफ से लेकर क्रैश तक क्या कुछ हुआ, रेडार की स्क्रीन पर क्या कुछ दिखता रहा, ये सब कुछ आप भी देख सकते हैं। 11:58 AM लोकल टाइम पे फ्लाइट 2283 ने कैस्कावेल से टेक ऑफ करते ही लेफ्ट टर्न लिया और 17,000 फीट का एल्टीट्यूड मेंटेन करने लगी, जिसको क्रूजिंग एल्टीट्यूड भी कहते हैं। 12:21 पे टेक ऑफ से 23 मिनटों के बाद 17,000 फीट का एल्टीट्यूड मेंटेन कर लिया गया। कैस्कावेल से साओ पाउलो अगर सीधा जाया जाए तो बीच में काफी बड़ा पहाड़ी सिलसिला आता है, जिसको अवॉइड करने के लिए तमाम जहाज या तो ईस्ट में पैसिफिक ओशन के ऊपर से जाते हैं या फिर वेस्ट में प्लेन लैंड के ऊपर से होकर गुजरते हैं। फ्लाइट 2283 ने भी इस माउंटेन रेंज को बाईपास करने के लिए हल्का सा लेफ्ट टर्न लिया और फिर सीधा साओ पाउलो की तरफ जाने लगी। रडार के मुताबिक पहला 1.5 घंटा बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में गुजरा, जिसमें जहाज का एल्टीट्यूड 17,000 फीट के आसपास ही था और ग्राउंड स्पीड 460 किलोमीटर पर आवर। 1:07 पर फ्लाइट 2283 ने एक शार्प लेफ्ट टर्न लिया और अपनी डायरेक्शन कैंपिनास शहर की तरफ कर ली, जहां से अप्रोच बनाकर उसको साओ पाउलो एयरपोर्ट पर लैंड करना था। 1:20 पे जब वो कैंपिनास के साउथ में आबादी के ऊपर मौजूद था, तब पहली बार उसकी ग्राउंड स्पीड कम हुई। जो पहले 460 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा था, अचानक वो स्पीड 159 किलोमीटर पर आवर हो गई। इसका रीजन क्या था ये तो अभी तक पता नहीं चला, लेकिन अगले ही मिनट 1:21 और 2 सेकंड्स पर पायलट ने अपनी ग्राउंड स्पीड को वापस 400 किलोमीटर पर आवर तक मेंटेन कर लिया। इस वक्त तक पायलट ने किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन ATC को नहीं दी। ये वो पॉइंट था जहां से जहाज की डायरेक्शन साओ पाउलो एयरपोर्ट की तरफ करनी थी और रेडार में हम देख भी सकते हैं कि पायलट ने जहाज को राइट टर्न करवाना शुरू कर दिया। लेकिन सिर्फ 13 सेकंड्स के बाद 1:21 और 15 सेकंड्स पर जब वो टर्न कर ही रहा था कि अचानक पहले ग्राउंड स्पीड कम हुई और उसके साथ ही वर्टिकल स्पीड, यानी जिस स्पीड से जहाज नीचे या ऊपर जाता है, वो कम होने लगी। रेडार में देखा गया कि 17,000 फीट पे उड़ने वाला जहाज 13,000 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे आने लगा, वो भी गोल घूमता हुआ। और इस दौरान इसकी ग्राउंड स्पीड यानी आगे बढ़ने वाली स्पीड 400 से कम होकर 100 किलोमीटर पर आवर तक रह गई। इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ 1 मिनट और 14 सेकंड्स ही लगे, यानी इतने कम वक्त में जहाज 17,000 फीट से सीधा जमीन पे आ गिरा।
इस दौरान जहाज 180 फीट पर सेकंड की स्पीड से नीचे आ रहा था और पायलट्स के पास शायद इतना वक्त नहीं था कि वो एटीसी को भी अपनी सिचुएशन के बारे में आगाह कर सके। जिस जगह पे फ्लाइट की वर्टिकल स्पीड कम होना शुरू हुई और जिस जगह इसने क्रैश किया, इसके बीच सिर्फ 1.3 किलोमीटर का ही फासला है। इस अचानक गिरने के पीछे की असल वजह क्या थी, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी तक जो मालूमात मौजूद है उसके हिसाब से जिस एरिया में क्रैश हुआ वहाँ 12,000 से 21,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहले से बर्फ जमने की इंफॉर्मेशन तमाम पायलट्स को दी गई थी, जिसको सिगमेंट एडवाइजरी यानी सिग्निफिकेंट मीटरोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। अगर जहाज के विंग्स पर बर्फ जमना शुरू हो जाए तो ये काफी खतरे की बात होती है, क्योंकि बर्फ की वजह से जहाज की एरोडायनामिक्स बदल जाती है और हवा जो उसको लिफ्ट देती है वो लिफ्ट अब कम हो जाती है। बर्फ जमने की वजह से दूसरा मसला ये भी होता है कि विंग्स, रडर्स, एलरॉन्स और एलिवेटर्स जो कि एयरक्राफ्ट के मूविंग पार्ट्स होते हैं, उनके बीच बर्फ फंस जाती है और वो हिल नहीं सकते, यानी पायलट के इनपुट देने के बावजूद जहाज राइट या लेफ्ट नहीं हो पाएगा। इस चीज से बचने के लिए अक्सर मॉडर्न एयरक्राफ्ट में तो ऑटोमेटिक हीटिंग सिस्टम होता है जो अहम हिस्सों पर बर्फ जमने ही नहीं देता। कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे होते हैं जिन पर फ्लाइट से पहले एक खास केमिकल का स्प्रे किया जाता है जिससे बर्फ जम नहीं पाती। ATR 72-500 में मुख्तलिफ किस्म के डी आइसिंग सिस्टम्स इंस्टॉल हैं। उसके विंग्स पर न्यूमेटिक डी आइसिंग बूट्स लगे हैं जो वक्फे से बर्फ को हटाते रहते हैं। इसी तरह इसके प्रोपेलर्स, विंडशील्ड और इंजन में भी डी आइसिंग सिस्टम्स इंस्टॉल्ड हैं। और इस सब के बावजूद अगर पहले से बर्फ की फोरकास्ट हो तो पायलट कोशिश करके उस एल्टीट्यूड पे या उस जगह को अवॉइड करते हैं जहां बर्फ जमने का अंदेशा हो। क्रैश के बाद फ्लाइट 2283 का ब्लैक बॉक्स रिकवर कर लिया गया है और उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इस क्रैश की असल वजह खुलकर सामने आ जाएगी। लेकिन फिलहाल ये एक मिस्ट्री ही बनी हुई है कि आखिर 17,000 फीट से जहाज सीधा नीचे कैसे आ गिरा। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।